Hello students, welcome to the math lab. This is past paper solved 2021 math 201 linear algebra course title. क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन टी R3 पे डिफाइन है और R3 हमारे पास आउटपुट आ रही है। किस तरह ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हो रही है कि x1 चेंज हो रहा है -x3 में, x2 चेंज हो रहा है x1 में और x3 की जगह x1 + x3 प्लस हो रहे हैं। हमने क्या फाइंड करना है n ऑफ टी यानी नल स्पेस, और हमने बाद में बताना है कि ये 1 to 1 है कि नहीं। एन ऑफ टी कौन सा सेट होता है? ऐसे तमाम वेक्टर्स का सेट जिन पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हो तो हमारे पास नल वेक्टर आए। तो आफ्टर अप्लाइंग ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास x1 और x3 तो ज़ीरो के इक्वल आ गया था, लेकिन x2 ज़ीरो के इक्वल नहीं है। सो ये एन ऑफ टी 1 to 1 नहीं है, जो कि कंडीशन है 1 to 1 होने के लिए कि एन ऑफ टी 1 to 1 तब होगा जब हमारे पास नल वेक्टर कंप्लीट आएगा। सो क्वेश्चन नंबर 2, चेक वेदर द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सब स्पेस दी हुई है, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली R2 से बिलोंग कर रहे हैं इसके ऑर्डर पेयर, मेक्स अ सब स्पेस ऑफ R2 और नॉट, ये इन्होंने पूछा हुआ है। तो सब स्पेस को जस्टिफाई करने के लिए वी नीड टू शो दैट W सेटिस्फाइज द फॉलोइंग 3 कंडीशन। W इज़ नॉन एम्प्टी, सेकेंड वन इज़ W1 + W2 बिलोंग करना चाहिए W से, और नंबर 3 स्केलर मल्टीप्लिकेशन होल्ड हो। कोई एग्जांपल ले लें, कोई भी डुप्लेट सेट जो कि पॉजिटिव टर्म्स हों उनको ऐड करें, तो ऐड करके जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा वो भी W से बिलोंग करेगा, यानी R2 से फर्स्ट क्वाड्रेंट में से वो बिलोंग करेंगे। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी हम किसी भी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर W से भी बिलोंग करेगा। सो ये सब स्पेस है R2 की। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रिड्यूस एचलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। रो ऑपरेशंस अप्लाई करके हमने रिड्यूस एचलॉन फॉर्म बनानी है। हमने एक्चुअली बनाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए ज़रूरी नहीं कि सेम ही रो ऑपरेशंस अप्लाई हों, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेंगे, आप कुछ भी सपोज कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शो डैट सिमिलर मैट्रिसेस हैविंग सेम आइगन वैल्यूज़। आइगन वैल्यूज़ सेम करने के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए सिमिलर मैट्रिसेस कौन से होते हैं। लेट A इज़ सिमिलर टू B, देन देयर एग्जिस्ट ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P सच दैट। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स या इन्वर्टिबल मैट्रिक्स वो होते हैं जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो। तो सिमिलर मैट्रिक्स का जो रिलेशन हमने पढ़ा था B इज़ इक्वल टू P इन्वर्स AP, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लें। और हमने इन दोनों की जो सिमिलर मैट्रिसेस हैं अगर तो आइगन वैल्यूज़ सेम करनी है तो हमने ये प्रूव कर देना है कि इनके करैक्टरिस्टिक पोलिनोमियल्स सेम होते हैं। तो उनको सेम करने के लिए हमारे पास रिलेशन है B - λI का डिटर्मिनेंट, इसको ज़ीरो के इक्वल रख लें, B की वैल्यू पुट करें। B की जब वैल्यू पुट करेंगे तो P इन्वर्स AP - λI, उसके बाद दोनों तरफ P इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दें लेफ़्ट साइड से, P इन्वर्स फिर कॉमन ले लें। अब हमने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी यूज़ की है कि हम इनको अलग-अलग कर सकते हैं खोल के। तो इस तरह हमारे पास आ गए 3 डिटर्मिनेंट, P इन्वर्स A - λI, P डिटर्मिनेंट। अब अगर हम इनको खोल सकते हैं तो इकट्ठा भी कर सकते हैं, तो P इन्वर्स और P डिटर्मिनेंट को इकट्ठा कर लें A - λI एज इट इज़, और P इन्वर्स P हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 के इक्वल होता है। सो हमने ये प्रूव कर लिया B - λI इज़ इक्वल टू A - λI। A - λI क्या होगा? A मैट्रिक्स का करैक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। ये शो कर रहा है कि मैट्रिसेस विद सेम करैक्टरिस्टिक पोलिनोमियल्स हैव सेम आइगन वैल्यूज़। क्वेश्चन नंबर 5 है शो डैट इफ़ U बिलोंग टू V, सब ये वेक्टर स्पेस है V इज़ ऑर्थोगोनल टू एवरी V बिलोंग कर रहा है वेक्टर स्पेस से, देन U मस्ट बी ज़ीरो वेक्टर। इसको प्रूव करने के लिए हमें पहले इस थ्योरम को समझना पड़ना है। वो थ्योरम क्या है कि ज़ीरो इज़ द वेक्टर
जो एक सब स्पेस में होता है, मौजूद होता है, और वो बाकी तमाम वेक्टर्स के साथ ऑर्थोगोनल होता है। बस इसमें थोड़ी सी वेरिएशन है। हमने यहाँ पे ये शो करना है कि यू इज़ ऑर्थोगोनल टू एवरी वेक्टर, देन यू मस्ट बी ज़ीरो। यानी यू हमने शो करना है कि वो ज़ीरो है। तो बहुत इजी है बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी। तो क्या होता है कि इनकी दो वेक्टर्स जब ऑर्थोगोनल होते हैं तो उनकी लीनियर कॉम्बिनेशन ज़ीरो के इक्वल होती है। तो u कॉमा v इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल ज़ीरो के रख लें। तो बहुत सारे वेक्टर्स होते हैं वेक्टर स्पेस में। कोई ऐसा भी वेक्टर होगा v वाला जो u के इक्वल होगा, सेम क्वांटिटीज़ सेम वैल्यूज़, तो v की जगह u लेट कर लें। तो u डॉट u का इनर प्रोडक्ट ज़ीरो। तो u डॉट u का इनर प्रोडक्ट हमारे पास होता है u नॉर्म का स्क्वायर, क्योंकि u नॉर्म बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ u की इनर प्रोडक्ट u के साथ। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें, स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा तो u इज़ इक्वल टू ज़ीरो। हमने ये प्रूव कर लिया है। u मैग्नीट्यूड होगा, हमने प्लस या माइनस नहीं देखना, मैग्नीट्यूड पॉजिटिव ही होता है। सो इफ़ u इज़ ऑर्थोगोनल टू एवरी वेक्टर then u must be zero vector. Question number 6 है give an example of non-similar matrices having same characteristic polynomial। तो नॉन सिमिलर मैट्रिसेस ये एग्जांपल है a और b, इनके दोनों की करैक्टरिस्टिक पोलिनोमियल चेक करें तो सेम वैल्यूज़ हैं। अब मसला ये है कि हम खुद ही कैसे लेट कर लें कि नॉन सिमिलर मैट्रिसेस जिनके हम ज़ाहिर है वैल्यूज़ नहीं याद रहती, एग्जैक्ट ए मैट्रिक्स यही होगा, बी मैट्रिक्स यही होगा। तो उसके लिए सिमिलर मैट्रिसेस विद सेम करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल्स हम कैसे लेट करेंगे। ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स नॉन सिमिलर, वो भी जिनके सेम करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हों। तो मेन डायगोनल पे जो वैल्यू हम लेंगे, दूसरे मैट्रिक्स में मेन डायगोनल वैल्यूज़ को बस स्वाइप कर देंगे, उनकी जगह रिप्लेस कर देंगे। लेकिन जो दूसरा सेकेंडरी डायगोनल होगा वहाँ पे हमने ज़ीरो रखना है। तो इस तरह इनकी करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम हो जाएगी। अब हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में पहला है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन एंड इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस। एक ही क्वेश्चन में उन्होंने तीन चीज़ें पूछ ली हैं, यानी सिस्टम कब सोल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करेगा, कब यूनिक सोल्यूशन देगा, कब इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस देगा। इसको हल करने से पहले हमें इन तीनों का पता होना चाहिए। उसके लिए हमें पहले ये देख लें। नो सोल्यूशन तब होता है जब रैंक ए मैट्रिक्स का लेस देन हो जाए नंबर ऑफ़ इक्वेशंस के, या इसकी दूसरी निशानी भी है कि डिटर्मिनेंट ए ज़ीरो हो जाए। डिटर्मिनेंट ए ज़ीरो हमें कैसे पता चलता है, उस मैट्रिक्स की कोई एक रो या कॉलम पूरा ज़ीरो हो जाए तो वो उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल हो जाता है। जब सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता तो हम इसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम। फिर दूसरा है यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन कंसिस्टेंट भी होता है और इंडिपेंडेंट सोल्यूशन भी होता है, इसको कहते हैं। कंसिस्टेंट मतलब कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस पहले इसकी निशानियाँ डिटर्मिनेंट ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और इसकी दूसरी रैंक ए इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ अननाउंस। यूनिक सोल्यूशन देगा, यानी कांस्टेंट वैल्यूज़ आएंगी तीनों जितने भी वेरिएबल्स होंगे। तीसरा सोल्यूशन किस तरह आ सकता है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस। वो कंसिस्टेंट भी होता है, मतलब एग्जिस्ट तो कर रहा होता है लेकिन डिपेंडेंट होता है अदर वेरिएबल्स के। तो उसके लिए क्या देखना पड़ता है, रैंक ए लेस देन नंबर ऑफ़ अननोन्स। तो देखते हैं क्वेश्चन अपना। तो पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लेना है, फिर हमने रो ऑपरेशन अप्लाई करने हैं, एचेलॉन फॉर्म बनानी है। तो जब हमारे पास इस तरह के इक्वेशन बन जाएं, सेट हो जाएं, तो फिर देखना है कि ये जो ए वाली टर्म्स हैं, इफ़ ए स्क्वायर माइनस 9 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, द सिस्टम हैज़ एग्जैक्टली वन और यूनिक सोल्यूशन।
नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा मतलब कोई ना कोई डिजिट होगा यहाँ पे। तो जब डिजिट होगा मतलब रैंक ए का बराबर होगा अननोन्स के या वेरिएबल्स के, तो वो बराबर है। इससे सोल्यूशन यूनिक मिलेगा। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है इफ़ ए स्क्वायर माइनस 9 ज़ीरो के इक्वल हो। फिर क्या, सिस्टम हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो ज़ीरो लेट किया वहाँ पे, तो रैंक ए लेस हो गया नंबर ऑफ अननोन से। थर्ड इसकी हो सकती है सिस्टम हैज़ नो सोल्यूशन व्हेन ए स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू ज़ीरो एंड 3a प्लस 9 इज इक्वल टू ज़ीरो। ये दोनों टर्म्स, क्योंकि इसमें भी तो ए इन्वॉल्व है, ये दोनों टर्म्स अगर ज़ीरो हो जाएं तो फिर रैंक ए लेस देन हो जाएगा नंबर ऑफ इक्वेशन से। और दूसरी सूरत ये भी देखें, डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू ज़ीरो, पूरी रो थर्ड वाली ज़ीरो के इक्वल हो गई है, तो इस सूरत में सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब ये तो देख लें टर्म्स ज़ीरो थी। अब हमने देखना ए की किस वैल्यू पे सिस्टम सोल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करता, किस वैल्यू पे सोल्यूशन यूनिक देता है वैल्यूज़, किस ए की वैल्यू पे इनफाइनाइट सोल्यूशन निकलता है। तो इनको ज़ीरो के इक्वल लेट करके इनको हल करें तो ए इज़ इक्वल टू -3 पे सिस्टम हैज़ नो सोल्यूशन। ए को जब इक्वल नहीं होगा +-3 के, तब वो यूनिक सोल्यूशन देगा। जब ए इक्वल होगा 3 के तो इनफाइनाइट सोल्यूशंस आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है इफ़ पॉसिबल फाइंड इनवर्स। तो इनवर्स पॉसिबल होने के लिए क्या कंडीशन है कि मैट्रिक्स ए नॉन सिंगुलर होना चाहिए, इन्वर्टिबल भी कह सकते हैं, यानी जिनका डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल ना हो। तो इसको हम एडजॉइंट मेथड से भी कर सकते हैं। मैंने रो ऑपरेशंस लगा के किया, दिस वन इजी। तो लास्ट पे जब हमारे पास इन्वर्स आ जाए तो हम चेक भी कर सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास रियल मैट्रिक्स था उसको मल्टीप्लाई करें इन्वर्स के साथ। अगर तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है तो हमारा आंसर ठीक है, नहीं तो हमें दोबारा से नज़रसानी करने की ज़रूरत है। हमारा तो आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स। मैट्रिक्स दिया हुआ है, आइगन वैल्यूज़ के लिए हमारे पास रिलेशन है a माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेंट ज़ीरो। तो डिटर्मिनेंट ज़ीरो करें, रो 1 से एक्सपेंड करें, इक्वेशन बन जाएगी। जब हमारे पास मैट्रिक्स 3x3 का होगा तो हमारे पास जब सोल्यूशन हल करेंगे तो इक्वेशन बनेगी 3 डिग्री वाली। जब हमारे पास 2 डिग्री का डिटर्मिनेंट 2x2 का मैट्रिक्स होगा तो 2 डिग्री वाली हमारे पास इक्वेशन बनेगी। अब हमने ये 3 डिग्री वाली इक्वेशन सॉल्व करने के लिए सिंथेटिक डिवीजन से हल किया है। तो डिप्रेस्ड इक्वेशन हमारे पास आ गई, लैम्डा स्क्वायर -6 लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल टू ज़ीरो। नेक्स्ट इससे हमारे पास आइगन वैल्यूज़ आ गई, लैम्डा इज इक्वल टू 5 एंड लैम्डा इज इक्वल टू 1। 5 के लिए चेक करें और वेक्टर भी लेट कर लेते हैं XYZ, जो हमारे पास आइगन वेक्टर्स के रिलेशन को सेटिस्फाई करे। तो वैल्यूज़ पुट करें, पुट करने के बाद हमने इन 3 इक्वेशंस को हल करना है रो ऑपरेशन से, चाहे साइमल्टेनियसली कर सकते हैं, हम एलिमिनेशन से कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं। तो ये रो ऑपरेशंस इजी वे है। तो हमने या तो x की वैल्यूज़ XY की वैल्यूज़ z के टर्म में निकालनी है, या किसी दो की वैल्यूज़ किसी दूसरे के टर्म में निकालनी है, जैसे भी पॉसिबल हमने XYZ की वैल्यू निकालनी है। तो ये x की वैल्यू z आ गई, y इज़ इक्वल टू z आ गया, तो मतलब y और x z पे डिपेंड कर रहे हैं। तो मैंने z कॉमन कर लिया, तो ये जो वेक्टर हासिल हुआ है 1 1 1, ये है इसका करेक्टरिस्टिक आइगन वेक्टर। तो लैम्डा इज़ इक्वल टू 1 के लिए आप खुद चेक करें। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, बाय गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड। ये 3 इक्वेशंस दी हुई हैं जिसमें 3 वेरिएबल्स हैं। गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड में हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हैं बाय यूजिंग रो ऑपरेशंस। जब मैंने पिछला सोल्यूशन 2022 का अपलोड किया था तो उसमें मैंने बाय मिस्टेक
अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना लिया था और बाद में सोल्यूशन बैक सब्स्टिट्यूशन से हल कर लिया था। लेकिन नहीं, इसमें गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड में हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हैं, सॉरी फॉर डैट। सो उससे नेक्स्ट हम ये वाले ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे तो सेम वैल्यूज़ हमें हासिल हो जाएंगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। x1 = 3, x2 = 1, x3 = 1। इनको किसी भी इक्वेशन में पुट करें तो वो सेटिस्फाई करेगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द सब स्पेस W ऑफ R³ स्पैन्ड बाय V1 और V2। दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, मतलब कि इन दो वेक्टर्स को स्पैन करने से हमारे पास जो सब स्पेस बनेगी वो R³ की होगी, हमने ये बताना है और उस वेक्टर की इक्वेशन बतानी है। सो एवरी वेक्टर हम लेट कर लेना XYZ सब स्पेस बनाएगा और लीनियर कम्बिनेशन के लिए हम A और B फील्ड में से लेट कर लेते हैं। फिर A को मल्टीप्लाई करें, B को मल्टीप्लाई करें, कंपेयर करें। x = a-2b, y = -3a+6b, z = 5a - 10b। 3 इक्वेशंस बन गई। अब हमने a और b की वैल्यूज़ को एलिमिनेट करना है। a की वैल्यू निकाली 1 में से और उसको 2 और 3 में पुट किया। यहाँ से y और z की वैल्यू हमें मिल गई x के टर्म में, तो x के टर्म में हमें वैल्यूज़ मिल गई। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन आ गई हैं, x = x, y = -3x, z = 5x, यानी कि x की वैल्यू पर डिपेंड कर रहे हैं। तो ये ही इक्वेशंस हैं जो हमें चाहिए थे, जो उन दो वेक्टर्स जो दिए हुए हैं क्वेश्चन में उनके ज़रिए स्पैन हो रही हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग and for more updates please like, subscribe and share with your friends, classmates. Thank you.